बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ENG 201 का आज हमारा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कोहेरेंस देखेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। और इस लेक्चर में भी पिछले लेक्चर्स की तरह मैं इंशाल्लाह आपको इम्पोर्टेंट क्विज़ और क्वेश्चन वगैरह साथ साथ बताता रहूँगा, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट यह है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जी, तो पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं। वो कहता है कि इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें सबसे पहले एक्यूरेट, ठीक है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट और अप्रोप्रिएट। इन सब की डिटेल हम नीचे देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है, ये सब सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, तो एक्यूरेसी की कितनी काइंड्स होती हैं, कितने किस्म की होती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो कहता है बोथ काइंड्स ऑफ एक्यूरेसी। कौन कौन सी काइंड्स? एक्यूरेसी ऑफ फ्रेजिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ टेक्निकल कंसेप्ट। दोनों में क्या करता है, आर ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। द एग्जाम्पल इज़ आल्सो क्लियर। जो ऊपर ये एग्जाम्पल दी हुई है ना, ये आपने रीड कर लेनी है जस्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो कह रहा है वो एग्जाम्पल भी कह रहा है कि क्लियर है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रिटन इन सिंपल एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, ये सिंपल और डायरेक्ट सेंटेंसेस में लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs में भी ये तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक्यूरेसी क्या होती है और एक्यूरेसी की हम टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी किस किस्म की एक्यूरेसी हो सकती है। देखें, कहता है कल्टिवेट एक्यूरेसी इन योर राइटिंग्स, कि अपनी राइटिंग्स में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें। एक्यूरेसी होती क्या है? देखें, एक्यूरेसी के ट्रुथ और फैक्ट, यानी कि जो रियलिटी होती है, फैक्ट होता है, वो एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं और एक्यूरेसी कितने टाइप्स की होती है, कितनी किस्म की होती है, वो हम देखेंगे। ये देखो, एक्यूरेसी सबसे पहले है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्यूरेसी। इनको वन बाय वन हम इनकी डिटेल नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। देखिए, नाम से ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी वो होती है कि जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, एक्यूरेसी लानी है। एक्यूरेसी मतलब कि आपने फैक्ट उसमें बताने हैं, उसमें रियलिटी बतानी है, पास से कोई चीज़ नहीं लगानी, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेसी इज जनरली कल्टिवेटेड बाय क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बाय प्रीलिमिनरी आउटलाइन, ठीक है जी। आप आउटलाइन बना सकते हैं, जो आपने बयान करना है आप ऊपर आउटलाइन बना दें ताकि रीडर को पहले ही पता चल जाए कि आप इसमें क्या बयान करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी दूसरे नंबर पे है। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, जहाँ भी लफ्ज़ स्टाइलिस्टिक आ जाए ना, तो समझ लें कि द केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो आपने जो लैंग्वेज का यूज़ करना है वो केयरफुली करना है, ठीक है। तो यही आपके स्टाइल में यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज़ है। To express meanings, accurate language requires the careful use of paragraph and sentence structure, and word choice to describe the analyze your topics effectively. अगर आप देखें स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी आपकी होगी तो ये बात यकीनी है कि आपके डॉक्यूमेंट में एक्यूरेसी होगी और डॉक्यूमेंट जो पढ़ने वाला रीडर है आपका, उसको बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपके स्टाइल में एक्यूरेसी है। तो स्टाइल में एक्यूरेसी कैसे? जैसे लिखने के स्टाइल में आप ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, पहले आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है, ताकि रीडर के लिए आपने आसानी पैदा करनी है। उसके लिए टेक्निकल एक्यूरेसी, ये नाम से ज़ाहिर है कि टेक्निकल एक्यूरेसी क्या होती है? रिक्वायर्स स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, इसे स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कहता है बट इज़ नॉट बेस्ड सोलली ऑन इट।
अच्छा, तो टेक्निकल एक्यूरेसी डिपेंड करती है राइटर्स के कंसेप्चुअल मास्टरी पे, कि वो जो बयान कर रहा है उसके कितने कॉन्सेप्ट हैं और उसकी वोकेबलरी कितनी है। ठीक है, मतलब उसको इस जो सब्जेक्ट वो बयान कर रहा है इसके बारे कितना इल्म है, कितनी उसकी अच्छी वोकेबलरी है और उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। टेक्निकल एक्यूरेसी का अगर मैं आपको सिंपल जी, तो देखें, टेक्निकल एक्यूरेसी की मिसाल आपको दूं तो वो ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं आपके, कितनी वोकेबलरी है, आप वहाँ बयान कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है जी क्लैरिटी। क्या ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मिड टर्म के लिहाज से आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। क्लैरिटी का मतलब कि आपने स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी इन योर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग में आप स्ट्रगल करें कि क्लैरिटी हो, कि क्लैरिटी क्या चीज़ है, इस तरह से हो कि जो है ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझने में आसान हो। ठीक है, जो रीडर है वो आपके डॉक्यूमेंट को आसानी से समझ सके, इसे क्लैरिटी कहते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी और कंटेक्सचुअल क्लैरिटी। स्ट्रक्चर क्लैरिटी ये है कि आपके स्ट्रक्चर में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्लैरिटी क्या है, देखें कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाएं, ग्राफ्स बना के समझा दें, चाहे टेबल्स बना लें, टाइटल बनाएं, सब हेडिंग्स दें और सब हेडिंग्स दें। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक स्टाइल में आपके आपके समझने के लिखने का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लैरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। ये वही लफ्ज़ आ गया स्टाइलिस्टिक, यानी कि यूज़ ये इज़ प्रोम्प्टेड बाय सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, जो स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज से हासिल की जा सकती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है स्टाइलिस्टिक, जहाँ भी लफ्ज़ आ जाएगा। तो ये आपकी लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस एंड अवॉइडिंग ओवरलोडेड सेंटेंसेस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज़ है कि आपने सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं और ओवरलोडेड सेंटेंस हैं जो उससे आपने अवॉइड करना है। ठीक है, ये स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी है। उसके बाद है कंटेक्सचुअल क्लैरिटी। ऑल वर्क हैज़ अ कंटेक्स्ट and your readers want to understand what the context of your document is। देखें, हर जो काम है वो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट रखता है और आपका जो रीडर है वो जानना चाहेगा कि कौन सा आपके काम में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ये नीचे मुख्तलिफ एग्जाम्पल उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन उसके माइंड में आ सकते हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू राइट, व्हाट इज़ योर पर्पस। ठीक है, आपका पर्पस क्या हो सकता है, ये मुख्तलिफ आपने रीड कर लेने हैं ये क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता होता है अक्सर, कि कंसाइजनेस क्या होता है। देखिए, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, कंसाइजनेस के आपके पास जो भी आपने बयान करना है, आपने नीडेड मटेरियल मुहैया करना है, कि जिसकी ज़रूरत है सिर्फ ज़रूरी चीज़ें मुहैया करें, लेंथी काम ना करें। ठीक है, तो इसको कंसाइजनेस कहते हैं, कि यानी कि एक बड़ी सी बात है लेकिन आपने उसको कंसाइज करके, छोटा करके आपने बयान कर देना है, इसको कंसाइजनेस कहते हैं। इसके बाद है कंसाइजनेस रिक्वायर्स केयरफुल रिवाइजिंग। जी, तो कंसाइजनेस कैसे हासिल हो सकती है, केयरफुल रिवाइज करें आप। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया, उसको रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद क्या करें, जो ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उनकी कटिंग कर दें। ठीक है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप कटिंग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैराग्राफ जो है वो कंसाइज बन जाएगा। इसके बाद कोहेरेंस आ जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें वही हैं कि आपकी कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको ये क्या बनाती हैं, ये उस समय लेके क्लियर बना देती हैं, आसान बना देती हैं रीडर के समझने के लिए। कोहेरेंस भी क्या करती है, इम्प्रूव्स द कोहेरेंस ऑफ योर राइटिंग। इम्प्रूव करें अपनी राइटिंग में। कोहेरेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इज़ द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर ऑफ प्रोवाइडिंग द रीडर्स एन ईजी फॉरवर्ड पाथ। कोहेरेंस क्या है कि आपने क्या करना है, कि कोहेरेंस हमें, जो हमारा रीडर होता है उसको एक पाथ मुहैया करती है, एक रास्ता मुहैया करती है जो इजीली वो हमें फॉलो कर सके जो हमने लिखा होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्विज़ वगैरह मैंने ये किए हुए हैं, हाईलाइट ये आप रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि पैराग्राफ डेवलपमेंट, जब हम कोई पैराग्राफ डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पैराग्राफ जब हम डेवलप करते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, हम कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, सबसे पहले हमें एग्जाम्पलीफिकेशन का मतलब है कि हमें एग्जाम्पल दे के समझाना होगा हमने। ठीक है, एनालाइज,
एनालिसिस, उसको एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, उसके बाद डेफिनेशन, इनोमरेशन, डिस्क्रिप्शन। तो इन चीज़ों को हम नीचे देख लेते हैं वन बाय वन। ये है इनोमरेशन। इनोमरेशन का मतलब है कि नंबरिंग देना। हम कोई चीज़ अगर लिख रहे हैं तो हम उसको नंबरिंग देंगे ताकि वो रीडर को आसानी से समझ आ जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे हम नंबरिंग देते हैं कोई पैराग्राफ लिखते हुए। तो ये नंबरेशन हो गया। उसके बाद एग्जाम्पलिफिकेशन के पैराग्राफ लिखते हुए हमने एग्जाम्पल्स वगैरह देनी है ताकि रीडर को समझ आ जाए। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि ये देखिए, कंपैरिजन एम्फसाइज द सिमिलरिटीज़, और जो कंट्रास्ट है वो डिफरेंसेस। कंपैरिजन और कंट्रास्ट का मतलब है कि आपने सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को के लिहाज से उनका मुआवजना करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी एग्जांपल आपने देख लेनी है। अच्छा, ये एक वीक पैराग्राफ दिया हुआ है और ये एक इम्प्रूव पैराग्राफ दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने ये पैराग्राफ ऊपर रीड करके ये देख लेना है कि ये किस तरह से वीक हो सकता है और किस तरह से ये इम्प्रूव हो सकता है। यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।